तो मैं ये कह रहा था कि बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद के रूप में जो मानव अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन जो है प्रतिपादित किया है, तो उसमें 3 वाद हैं। उन 3 वाद में से एक है व्यवहारात्मक जनवाद, और दूसरा है जिसको हम लोग कह रहे हैं अनुभवात्मक आध्यात्मवाद, और तीसरा वाद है जिसको समाधानात्मक भौतिकवाद कह रहे हैं। तो इन तीनों वाद का एक उद्देश्य है। तो यदि मोटे रूप में देखें तो जो अनुभवात्मक आध्यात्मवाद है वो भक्ति विरक्ति की समीक्षा कर रहा है, और आध्यात्म में जो रहस्यात्मकता है उससे मुक्ति के लिए प्रस्ताव दे रहा है। और जो भौतिकवाद है वो सुविधा संग्रह की समीक्षा कर रहा है, और सुविधा संग्रह विधि से के मूल में जो भौतिकवादी दर्शन है उस पे प्रश्न खड़े कर रहा है, जिसको हम लोग डायलेक्टिक मटेरियलिज्म या द्वंद्वात्मक संघर्षात्मक जो है भौतिकवाद कहते हैं। तो उसकी वो समीक्षा कर रहा है, और इसके बाद समाधान समृद्धि पूर्वक मानव कैसे सुखी हो सकता है उसको प्रस्तावित कर रहा है। और ये जो व्यवहारात्मक जनवाद है, ये दोनों जो भक्ति विरक्ति और सुविधा संग्रह, तो इन दो विधियों से, जिनको हम लोग आदर्शवाद भौतिकवाद कह रहे हैं, तो आदर्शवाद भौतिकवाद के आधार पे जो भी जन चर्चाएं होती हैं, उन जन चर्चाओं में 2 प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। एक है रहस्य, है ना, तो रहस्य में तृप्ति नहीं होती है, तर्क तृप्त नहीं होता है ना, रहस्य में जीने में कोई कार्यक्रम निकलता नहीं है। तो रहस्य की चर्चा हमको बहुत सुनने को मिलती है परंपरा में। और जो दूसरी बात है जिसको हम लोग कह रहे हैं भौतिकवाद, तो उसमें सुविधा संग्रह है। तो सुविधा संग्रह जो है कहीं ना कहीं विरोध में और युद्ध की ओर जाता है। इस तरीके से विरोध और युद्ध की चर्चा जो है वो जन चर्चाओं में बनी रहती है। तो इन दोनों वादों के आधार पे जो चर्चाएं हो रही हैं उनकी समीक्षा की है। और दूसरी बात इस व्यवहारात्मक जनवाद में कि व्यवहारात्मक जनवाद या संवाद या चर्चा या जन चर्चा, है ना, आदि कैसे शुरू हो सकती है, उनके क्या मुद्दे हो सकते हैं, उन मुद्दों को बाबा जी ने व्यवहारात्मक जनवाद में स्पष्ट किया है। तो ये तो तीनों बात की बात हो गई है ना। तो भौतिकवाद जो है भौतिकता की बात कर रहा है, लेकिन भौतिकता को संघर्ष और द्वंद्व से मुक्त करते हुए, सुविधा संग्रह से मुक्त करते हुए समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के रूप में प्रस्तावित कर रहा है। और जो भौतिकवाद है, जो भौतिक वस्तु है, उसमें व्यवस्था की बात कर रहा है। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी है, इसको व्याख्यायित करते हुए पूरा भौतिकवाद है। और जैसा मैंने बताया कि जो अध्यात्मवाद है, अध्यात्मवाद में जो आध्यात्म की वस्तु है वो रहस्यात्मक होने के कारण से मानव परंपरा उससे उसकी तर्क सम्मतता को लेकर संतुष्ट नहीं हो पाई, और जो जो भी दर्शन आए वो दर्शन आचरण में नहीं उतर पाए, क्योंकि दर्शन में रहस्यता होने के कारण से आचरण में उतरने का कार्यक्रम स्पष्ट नहीं हुआ। तो इसलिए जो आध्यात्मिक परंपरा है, आध्यात्मिक जो दर्शन है, आध्यात्मिक मान्यता है, और जो वहाँ पर प्रमाण परंपरा है, उन सब की समीक्षा की गई है। और उसमें जो साधना विधि निकली है उनमें 2 विधियां हैं, भक्ति और विरक्ति, उसकी भी समीक्षा जो है वो आध्यात्मवाद में हुई है। और मैंने आपसे कहा कि ये दोनों वादों में जो वस्तु प्रस्तावित की गई है, यानी भक्ति विरक्ति और सुविधा संग्रह, इसके आधार पे मानव समाज में जो भी चर्चाएं होती हैं उनकी समीक्षा जो है व्यवहारात्मक जनवाद में है। और समीक्षा के साथ साथ जो संवाद है वो कैसे ठीक हो सकता है, इसकी भी बात हुई है। यानी जो संघर्षात्मक जनवाद है या रहस्यात्मक जो जनवाद है, तो रहस्यात्मक और संघर्षात्मक जो जनवाद है उसकी जगह व्यवहारात्मक जनवाद का प्रस्ताव जो है बाबा जी ने इस व्यवहारात्मक जनवाद नामक पुस्तक में दिया है।
तो इसके प्रकथन में वो लिख रहे हैं कि व्यवहारात्मक जनवाद नाम से यह प्रबंध मानव के कर कमलों में अर्पित करते हुए परम प्रसन्नता का अनुभव करता हूं। फिर कह रहे हैं जनवाद का तात्पर्य मानव मानव से बातचीत करता ही है, यानी जो मानव मानव के बीच में जो बातचीत है उसी को जनवाद कह रहे हैं। संवाद करता ही है, वाद विवाद करता ही है, यह सबको पता है, यह सब यथावत रहेगा ही। तमाम प्रकार से होने वाली बातचीत लक्ष्य दिशा को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने के क्रम में मानव का उपकार होने की आशा समाई हुई है। फिर वो उपकार को डिफाइन कर रहे हैं कि उपकार का तात्पर्य है मानव लक्ष्य के अर्थ में दिशा निश्चित होने से है। मानव लक्ष्य के अर्थ में दिशा निश्चित होने से उपकार है। इसे लोक व्यापीकरण करने के उद्देश्य से यह पुस्तिका प्रस्तुत है। हम मानव सदा से ही सुखी होना चाहते हैं। यह सबको कैसे उपलब्ध हो सकता है? सोचने, विचारने, स्वीकारने अथवा मान लेने के आधार पे दो प्रकार के प्रयोग हो चुके हैं। पहला प्रयोग है भक्ति विरक्ति से सुखी होने का प्रयास और प्रयोग, लाखों करोड़ों आदमियों से संपन्न हुआ। और दूसरा है जिसको हम कह रहे हैं विधि, दूसरी विधि है सुविधा संग्रह से सुखी होने के लिए अथक प्रयास करोड़ों मानव के द्वारा सर्वाधिक मानव से किया गया। इन दोनों विधियों से सर्व मानव का सुखी होना प्रमाणित नहीं हुआ। इसी रिक्तता बस इसकी भरपाई करने के लिए किसी विधि की आवश्यकता बन चुकी है। इसी घटना बस उत्पन्न समाधान के लिए सह अस्तित्ववादी नजरिए से ज्ञान, कर्माभ्यास और अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति सहित प्रस्तुत हुए हैं। तो क्या समाधान के लिए सह अस्तित्ववादी नजरिए से ज्ञान को और कर्माभ्यास को और उसके आधार पे पद्धति को, और वो पद्धति दो प्रकार की, अनुभव मूलक और अनुभवगामी के साथ प्रस्तुत किया है। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के अंगभूत यह व्यवहारात्मक जनवाद प्रस्तुत है। फिर कह रहे हैं कि जनवाद के मूल में आशा यही है कि मानव अपने अधिकारों, दायित्वों, कर्तव्यों को समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूपी लक्ष्य के लिए समझे, सोचे, निश्चय करे और कार्य व्यवहार में प्रमाणित करे। इसी शुभ कामना से इस प्रबंध को प्रस्तुत किया है। तो इसमें लिखा है कि जनवाद के मूल में आशा यही है कि मानव अपने अधिकारों को पहचाने, विचार करे, सोचे समझे, कर्तव्य दायित्व को सोचे समझे निश्चय करे और इसके बाद समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूपी लक्ष्य को समझे, सोचे, निश्चय करे और कार्य व्यवहार में इसको प्रमाणित करे। इसी शुभ कामना से इस प्रबंध को प्रस्तुत किया है। फिर वो आगे फिर कह रहे हैं कि हर मानव सुखी होना चाहता है। सुखी होने के लिए समाधान आवश्यक है, समाधान के लिए समझदारी आवश्यक है। समझदारी के मूल स्वरूप में सह अस्तित्व, दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान ही होना पाया जाता है। इसे लोक व्यापीकरण करने का आशा इस प्रस्तुति में समाया हुआ है। मानव अपनी पहचान प्रस्तुत करना चाहता ही है। हर मानव की पहचान समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के रूप में पहचानना बनता है। हर मानव अपनी पहचान प्रस्तुत करना चाहता ही है। हर मानव की पहचान समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूप में ही पहचानना बनता है और पहचानना बनता है और पहचान कराना भी बनता है। ऐसा दोनों बातें लिखी। इसी आधार पर पूरे मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद को समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व रूपी मानव लक्ष्य को सार्थक बनाने के अर्थ में प्रस्तुत किया है। मेरा विश्वास है कि हर मानव ऐसे अध्ययन का स्वागत करेगा। फिर लिखा है कि यह पुस्तिका सर्व मानव शुभ के अर्थ में संप्रेषित है। सर्व शुभ के अर्थ में सह अस्तित्व स्वयं निरंतर प्रभावशील है। सह अस्तित्व के वैभव में ही
संपूर्ण मानव का शुभ समाया हुआ है। इस तथ्य का अध्ययन कराना उद्देश्य रहा है, अतः स्वयं अध्ययन किए हैं, अतएव आपके सौभाग्यशाली वर्तमान के रूप में अनुभव कराने के लिए सहायक होगा, ऐसा हमारा निश्चय है। और अंत में वो कह रहे हैं कि यह प्रबंध मानव को समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी पूर्वक मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य को भागीदारी के रूप में प्रमाणित करने के लिए प्रेरक है। यह सार्थक हो, सुलभ हो, मानव कुल अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में सदा सदा प्रमाणित होता रहे, यही कामना है। ए नागराज, प्रणेता मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद। तो जैसा हम लोगों ने चर्चा की थी वैसा ही इसमें प्रकथन में लिखा है। अब हम लोग इसके अध्याय 1 में आ जाते हैं। तो अध्याय 1 में सबसे पहले व्यवहारवादी जनवाद क्यों, इस पे उन्होंने 3 प्रश्नों को पहले उठाया है। 3 बातें इसमें लिखी हैं। पहली बात लिखी है कि मानव भय, प्रलोभन और संघर्ष से मुक्ति चाहता है तथा आस्था से विश्वास का प्रमाणीकरण चाहता है। तो पहली बात ये लिखी कि भय, प्रलोभन और संघर्ष से मुक्ति चाहता है हर मानव। और दूसरी बात है कि जो भी आस्था थी उसके अंदर, उस आस्था से विश्वास के प्रमाणीकरण को चाहता है, क्योंकि आस्था में तृप्ति नहीं हुई तो आस्था से विश्वास का प्रमाणीकरण चाहता है। दूसरी बात लिखी है कि मानव लाभोन्माद, भोगोन्माद से मुक्ति एवं विकल्प की स्पष्टता चाहता है। तो लाभोन्माद, भोगोन्माद से मुक्ति चाहता है और लाभोन्माद, भोगोन्माद के विकल्प की स्पष्टता चाहता है। और तीसरी बात इसमें लिखी है कि मानव शासन से मुक्ति चाहता है, व्यवस्था का ध्रुवीकरण चाहता है। ये 3 मुद्दे हैं। ये सभी मानव में पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी मानव को भय, प्रलोभन, संघर्ष जो है स्वीकार नहीं है। तो भय, प्रलोभन, संघर्ष से वो मुक्ति चाहता है। दूसरी बात ये लिखी है कि जो आस्थाएं हैं वो रहस्यात्मक होने के कारण से उसमें तृप्ति नहीं है, इसीलिए आस्था से वो विश्वास का प्रमाणीकरण चाहता है। दूसरी बात इसमें लिखी है कि मानव लाभोन्माद, भोगोन्माद से मुक्ति चाहता है, क्योंकि लाभ और भोग का तृप्ति बिंदु नहीं मिला है ना, लाभ का तृप्ति बिंदु नहीं मिला और भोग में मानव सुखी नहीं हुआ, तो इसलिए इससे मुक्ति चाहता है। और इसके विकल्प में है ना, सुख की निरंतरता चाहता है। तो भोग और लाभ से मुक्त होके कैसा जिएगा, है ना, उसका विकल्प भी चाहता है। और तीसरी बात लिखी कि मानव शासन से मुक्ति एवं व्यवस्था का ध्रुवीकरण चाहता है, क्योंकि शासन भय, प्रलोभन विधि से चलता है तो उससे मुक्ति चाहता है। उसकी जगह भय, प्रलोभन से मुक्त व्यवस्था का ध्रुवीकरण चाहता है। तो क्या भय, प्रलोभन से मुक्त कोई व्यवस्था हो सकती है जिसका वो ध्रुवीकरण चाहता है? फिर लिखा है कि सुदूर विगत से मानव परंपरा भय, प्रलोभन, आस्था, संघर्ष से गुजरती हुई देखने को मिलती है। यदि हम बहुत इतिहास में हजारों साल में देखें तो मानव परंपरा में क्या हुआ है, तो भय, प्रलोभन, आस्था के आधार पे, भय, प्रलोभन, आस्था और संघर्ष, इन चारों आधार पे ही धर्म नैतिक और राजनीतिक प्रयोग हुए हैं। अर्थनैतिक प्रयोग भी इसी के अर्थ में हुए हैं ना। तो जिसको हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यक्रम कह रहे हैं, वो सब के मूल में भय, प्रलोभन, आस्था, संघर्ष यही देखने को मिलता है। और भय, प्रलोभन, आस्था, संघर्ष के आधार पे ही व्यवस्थाएं हैं मानव जाति में। जितने भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन सब के मूल में भय, प्रलोभन, आस्था से मानव को नियंत्रित करके यानी शासन करने का प्रयास जो है मानव ने किया है, वो फलस्वरूप संघर्ष रहा है ना। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि सुदूर विगत से मानव परंपरा भय, प्रलोभन, आस्था, संघर्ष से गुजरती हुई देखने को मिलती है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सर्वाधिक मानव संघर्ष को नकारते हैं, भय को भी नकारते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रलोभन और आस्था से छुटकारा पाना संभव नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि
संघर्ष और भय से तो निकल सकते हैं, लेकिन प्रलोभन आस्था से कैसे छूटेंगे, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि सर्वाधिक मानव संघर्ष को नकारते हैं, भय को भी नकारते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रलोभन और आस्था से छुटकारा पाना संभव नहीं है। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि प्रलोभन और आस्था में ही राहत है, तो इसी में वो राहत देखते हैं। कुछ लोग धार्मिक कार्यक्रमों में, आध्यात्मिक संस्थाओं में इसमें राहत को तलाशते हैं, और कुछ लोग सुविधा संग्रह रूपी जो प्रलोभन है उसमें राहत को तलाशते हैं, राहत को मानते हैं। कुछ लोगों का सोचना है कि इससे छुटकारा पाना जरूरी है किंतु रास्ता नहीं है, और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि प्रलोभन और आस्था से भी छुटकारा पाना जरूरी है लेकिन कोई रास्ता नहीं। इन सब स्थितियों में निष्कर्ष यही निकलता है कि भय, प्रलोभन, आस्था और संघर्षों से गुजरते हुए मानव परंपरा का रास्ता राज्य और राजनीतिक, धर्म और धर्मनैतिक, अर्थ और अर्थनैतिक, शिक्षा, संस्कार, सहज वस्तु, पद्धतियों का निर्धारण, निष्कर्ष और उनकी सार्वभौमता, सार्थकताओं के अर्थ में देखने को मिलता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जो परंपरा है, यदि इसको अपन समझने जाते हैं तो इसमें भय, प्रलोभन, आस्था और संघर्ष के आधार पर राज्य और राजनीतिक, अर्थ और अर्थनैतिक, धर्म और धर्मनैतिक, शिक्षा, संस्कार, सहज वस्तुएं, पद्धति का निर्धारण, निष्कर्ष और उनकी सार्वभौमता और सार्थकताओं के अर्थ में देखने को नहीं मिली। तो कह रहे हैं कि इन तीनों के आधार पे जो भी शिक्षा, पद्धति आदि, उसमें सार्वभौमिकता देखने को नहीं मिली और सार्थकता भी देखने को नहीं मिली, है ना। इस लंबे समय की यात्रा में मानव परंपरा में संस्कृति, सभ्यता का, विधि व्यवस्था का और आचार संहिताओं का ध्रुवीकरण एवं निश्चयन नहीं हो पाया। अच्छा, जो भी हुआ भी है संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था और आचार संहिताओं का, उसके मूल में भी भय, प्रलोभन, आस्था, संघर्ष ही है। तो यदि भय, प्रलोभन, आस्था और संघर्ष के आधार पे ही सारा कार्यक्रम जो है मानव जाति में देखने को मिलता है। तो यह जन चर्चा का मुद्दा है। वो तो बाबा जी कह रहे हैं कि पहला जन चर्चा का मुद्दा तो यही है ना, कि मानव भय, प्रलोभन, आस्था, संघर्ष से गुजरते हुए जो भी उसने राज्य और राजनीतिक, धर्म, धर्मनैतिक, अर्थ और अर्थनैतिक विधि से जो कुछ भी किया है, उसमें शिक्षा, संस्कार, सहज वस्तुओं और पद्धतियों का निर्धारण नहीं हो पाया, निष्कर्ष नहीं निकल पाए, और निष्कर्षों की सार्वभौमता पहचानने में नहीं आई, और सार्थकता मतलब समाधान, समृद्धि, अवश्य अस्तित्व जो है वो देखने को नहीं मिला। इस लंबे समय की यात्रा में मानव परंपरा में संस्कृति, सभ्यता का, विधि व्यवस्था का और आचार संहिताओं का ध्रुवीकरण एवं निश्चयन नहीं हुआ। यह जन चर्चा का मुद्दा है। फिर लिखा है कि इन सभी मुद्दों पर सार्थकता पूर्ण निश्चयन को जन चर्चा के सूत्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस ग्रंथ का उद्घाटन हुआ है। इसमें सर्व शुभ का सारभूत अर्थ समाहित है। तो वो कह रहे हैं कि सार्थकता का जो निश्चयन है जन चर्चा के सूत्र रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस ग्रंथ का उद्घाटन हुआ है, और इसका जो प्रयोजन है वो सर्व शुभ है, व्यक्ति के शुभ के अर्थ में नहीं है, व्यक्ति या समुदाय के शुभ के अर्थ में नहीं है, ये सर्व शुभ के यानी मानव परंपरा के शुभ के अर्थ में। फिर आगे कहा कि मानव परंपरा में राज्य, धर्म और अर्थ और शिक्षा संस्कार संबंधी सार्वभौमिक निष्कर्ष को पाने का प्रयास सदा सदा होता रहा है। सफलता नहीं मिली है लेकिन प्रयास तो होता रहा। इसकी असफलता का एकमात्र कारण मानव को एक इकाई के रूप में देखने, समझने, अध्ययन क्रम में सजाने, व्यवहार व्यवस्थागत कार्यकलापों को साकार करने की दिशा में प्रयास नगण्य रहा है। हर समुदाय ने अपनी अपनी संस्कृति, सभ्यताओं को मान्यताओं के आधार पर स्थापित किया है। इसीलिए सभी समुदायों की सांस्कृतिक अस्मिता समानांतर रूप में प्रवृत्त हुई, फलस्वरूप बारंबार टकराव की मुद्राएं देखने को मिलती हैं।
जबकि अधिकांश मानव वाद विवाद झंझटों को नहीं चाहते। जो पहला मुद्दा जो बाबा जी ने उठाया था ना कि मानव जो है वो भय प्रलोभन संघर्ष से मुक्ति चाहता है, तो उसी में वो कह रहे हैं कि जो भी प्रयास हुए हैं यदि उनको देखें तो कह रहे हैं कि जो धर्म राज अर्थ और शिक्षा संस्कार संबंधी जो सार्वभौमिक निष्कर्ष हैं उनको पाने के रूप में असफल रहा मानव, और उसकी असफलता के कारण में मानव को एक इकाई के रूप में देखने, समझने और अध्ययन करने के क्रम में सजाने, व्यवहार व्यवस्थागत कार्यकलापों में साकार करने की दिशा में प्रयास नहीं हुए। तो क्या हुआ है, मानव को एक इकाई के रूप में ना मान के इन सब में क्या किया है कि मानव को केंद्र में नहीं रखे, या तो ईश्वर को केंद्र में रख दिया है या फिर भौतिकता को केंद्र में रख दिया। फिर लिखा है कि और जो समुदाय हैं, हर समुदाय ने अपनी अपनी संस्कृति सभ्यता को मान्यताओं के आधार पर स्थापित किया है। मान्यताएं जो हैं वो सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं होती हैं। मान्यताओं का मतलब होता है कि जो रहस्य है उसकी अपनी कोई व्याख्या कर देता है, उसके प्रति जो स्वीकृति बन जाती है। तो कह रहे हैं कि समुदाय ने अपनी अपनी संस्कृति सभ्यता को मान्यताओं के आधार पर स्थापित किया, इसीलिए सभी समुदायों की सांस्कृतिक अस्मिता समानांतर रूप में, अस्मिता का मतलब अहंकार है ना, तो इसलिए एक मान्यता दूसरी मान्यता से मेल नहीं खाती है। इसी कारण से उनमें सांस्कृतिक अस्मिताएं जो हैं वो जन्मती रही, समानांतर जन्मती रही, ऐसा बोल रहे हैं, और फलस्वरूप बारंबार उनमें टकराव की मुद्राएं घटनाएं देखने को मिलती रही, जबकि अधिकांश मानव वाद विवाद झंझटों को नहीं चाहते हैं। फिर आगे है, परिस्थितियां इन तमाम घटनाओं के लिए बाध्य करती रही। कोई एक परंपरा अपनाया हुआ राज्य और धर्म अस्मिताएं टकराव की स्थिति निर्मित करती रही। मतलब यदि मान लीजिए कोई हिंदू राज्य हुआ या मुस्लिम राज्य हुआ या क्रिश्चियन राज्य हुआ, तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई एक परंपरा अपनाया हुआ राज्य और धर्म या कोई एक अपनाया हुआ धर्म, उनमें आपस में टकराव की स्थिति निर्मित होती रही। उसी के साथ साथ अन्य समुदायों का उलझना एक बाध्यता बनी रही। इसी उलझन से सामरिक अस्मिताएं सर्वाधिक रूप में पुष्टि हुई। तो ये क्योंकि संघर्ष बना, टकराव बना, लड़ाई झगड़ा बना, इसके कारण से जो युद्ध, सामरिक मतलब युद्ध की अस्मिताएं जो है पूरी मानव जाति में सर्वाधिक रूप से पुष्ट हुई। इसी के पक्ष में कोई भयभीत होकर, कोई प्रलोभित होकर इस घटना प्रवाह में भागीदारी बनने की इच्छा रखते हैं और भागीदार होते भी हैं। इसका साक्ष्य यही है कि सामरिक कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए बहुत सारी प्रतिभाएं उम्मीदवार होती ही रही हैं तथा भागीदारी निर्वाह करते हैं। यह सर्वजन विदित तथ्य है। फिर आगे कहा है कि जनचर्चा में भी सामरिक वार्ताओं को प्रदर्शन प्रकाशन के माध्यम से रोमांचिक विधि से प्रस्तुत किया जाता है। जैसा अभी हम लोग देख रहे हैं कि युद्ध की चर्चाएं जो हैं वो किस तरीके से प्रदर्शन प्रकाशन और रोमांचिक विधि से जो है वो टीवी और न्यूज़पेपर, पत्रिकाओं आदि में जो है प्रस्तुत की जाती है। जनचर्चा में सामरिक वार्ताओं को प्रदर्शन प्रकाशन के माध्यम से रोमांचक विधि से प्रस्तुत किया जाता है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी सामरिक प्रवृत्ति स्वीकृत होती रहे, क्योंकि यदि वो स्वीकृत नहीं होगी तो लड़ेगा कौन, है ना। और पुष्ट भी होती रही। उल्लेखनीय है कि अधिकांश मानव युद्ध न चाहते हुए भी युद्ध चर्चा, युद्ध वार्ता में उत्साहित होकर भाग लेते हैं। मानव में यह एक अंतर विरोधी विन्यास है। मतलब अंतर विरोधी इसलिए है क्योंकि युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन युद्ध की चर्चाओं में और उनकी वार्ताओं में बहुत उत्साहित होकर भाग लेता है ना। तो इसलिए इसको बाबा जी कह रहे हैं कि मानव में यह एक अंतर विरोधी विन्यास है, और इसी अंतर विरोधी मुद्दे के रूप में
शोषण को कोई नहीं चाहता है, फिर भी अधिकांश जनमानस व्यापार चर्चा लाभवादी विधाओं से उत्साहित होते हुए देखने को मिलते हैं। तो एक अंतर विरोध ये है कि युद्ध ना चाहते हुए भी युद्ध की चर्चा में लोग भाग भाग लेते हैं उत्साह के साथ। और दूसरा अंतर विरोध है कि हर मानव शोषण नहीं करना चाहता है, शोषण को कोई चाहता नहीं है, फिर भी शोषण की चर्चा, क्योंकि जनमानस में जो व्यापार चर्चा है या जो लाभवादी जो विधाओं में उत्साहित होते हुए मानव जाति को देखा जाता है, तो ये भी एक अंतर विरोध है या अंतर विरोधी विन्यास है। तो ये दो प्रकार के अंतर विरोध को यहाँ पर स्पष्ट किया है। यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ी कुछ चर्चा कर लें, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। बताइए अभी तक कुछ क्या स्पष्ट हुआ? अजीत जी, भास्कर भाई, जी भैया नमस्ते। मैंने कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है, फिर भी कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा फीडबैक ले रहा था। बात तो बिल्कुल स्पष्ट है ना? हाँ भास्कर भाई बोलिए। बस भैया यही कहना था कि बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन ये जो है ना, जन चर्चा में भी सामरिक वार्ताओं को प्रदर्शन प्रकाशन के माध्यम से रोमांचक विधि से प्रस्तुत किया जाता है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी, और ये शोषण वाला ये मानव परंपरा में आया होगा कैसे, क्यों ऐसा स्थापित हो गया कि कोई युद्ध चाहता नहीं, फिर भी युद्ध की वार्ता युद्धस्य कथा रम्या। वो कहा था उन्होंने कि जो समुदाय थे, मान्यताओं के आधार पे जो समुदाय थे, उनमें समुदाय अस्मिताएं जो है वो पनप गई, और उनके कारण से समुदायों में लड़ाई हुई। हाँ जी। तो लड़ाई के कारण से जो सामरिक अस्मिता है ना, वो उभर गई, हम परास्त कर देंगे, हम हरा देंगे, ऐसा हुआ। तो कोई किसी को हरा तो नहीं पाया, युद्ध लगातार बने रहे। जैसा मैंने पहले भी कई बार चर्चाओं में बताया है कि जैसे ऑटोमन साम्राज्य और रोमन साम्राज्य, ये दो जो हैं धर्म के आधार पे समुदाय थे, है ना। तो जो ऑटोमन था वो मुस्लिम साम्राज्यवाद था, है ना, और जो रोमन साम्राज्यवाद जो साम्राज्य था वो क्रिश्चियन था जी। और इन दोनों लोगों में 400 साल तक तो युद्ध चलता रहा एक दूसरे को परास्त करने के लिए। पहले शुरू में ऐसा हुआ कि यूरोप में क्रिश्चियन लोग थे, धीरे धीरे ऑटोमन का उदय हुआ, तो ऑटोमन ने एक एक क्रिश्चियन राजा को हरा के लगभग पूरे यूरोप में कब्जा कर लिया, है ना। बाद में जितने भी जो क्रिश्चियन राजा थे वो सब इकट्ठे हुए और पोप के साथ मिलके उन्होंने जो है अपने को एकजुट किया और रोमन राजा के नेतृत्व में ऑटोमन के साथ लड़ाई करी। उस लड़ाई में कोई हिस्से में वो कब्जा कर लेते थे, किसी में वो कर लेते थे, ऐसा 400 साल तक युद्ध चलता रहा। और ये 400 साल के युद्ध में जो ऑटोमन को वापस खदेड़ के जहाँ टर्की है, वर्तमान जो टर्की है, वहां तक उसको पहुंचा दिया, है ना। वो टर्की का ही साम्राज्य था, जो मूल रूप से वो जो टर्की है वहीं पे ऑटोमन का था, साम्राज्य था। तो अब क्योंकि ये लड़ाई लगातार चल रही थी, इसलिए जो सामरिक अस्मिता थी ना, उसको हर समुदाय ने अपने अपने समुदाय में विकसित किया। नहीं तो लड़ेगा कौन, क्योंकि लोग युद्ध तो चाहते नहीं है, और यदि आप युद्ध नहीं करते हैं तो दूसरा समुदाय आपके समुदाय को खत्म कर देगा। तो इसलिए ये मजबूरी बन गई युद्ध करना। तो अब जो युद्ध करना मजबूरी बन गई, तो युद्ध की अस्मिता को, यानी उसके अहंकार को कि आप युद्ध नहीं करोगे तो कायर हो, बुज़दिल हो, ऐसा है, युद्ध करोगे तो आप वीर हो, परमवीर हो, ऐसा है, तो उसको स्थापित किया गया। नहीं तो युद्ध क्यों करेगा, कौन मरना चाहता है ना। जी भैया। तो इसलिए जो है वो युद्ध जो है, फिर आगे वो कह रहे हैं कि
युद्ध ना चाहते हुए, मानव जाति युद्ध नहीं चाहती है और युद्ध की चर्चाओं वार्ताओं में जो है उत्साहित होकर भाग लेती है, अंतर विरोधी विन्यास है। तो उसके मूल कारण को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। फिर जी इसी जगह पे उनको लगा होगा कि ये जो दूसरा अंतर विरोधी विन्यास है वो ये है कि लोग, कोई भी व्यक्ति शोषण नहीं चाहता है ना। शोषण ना चाहते हुए भी वो चाहता है कि डेवलपमेंट हो, विकास हो, व्यापार बढ़े, है ना, राज्य का पैसा बढ़े, है ना, राज्य जो है धनवान हो जाए, ये सब चाहते ही है। तो भैया जब राज्य ज्यादा पैसा लेगा तो शोषण ही होगा, है ना। जी जैसे मान लो राज्य कहाँ से आएगा, राज्य के पास पैसा, तो जो उत्पादक क्लास है उसका उससे ज्यादा शोषण। टैक्स टैक्स लेगा तभी तो आएगा। हम्म तो ये अंतर विरोधी विन्यास हो गया, मतलब वो ऐसा भी चाहता है और वैसा भी चाहता है। जी तो अपन यहाँ तक चर्चा पहुंची, आगे बढ़ते हैं फिर। जी ये तो भैया स्पष्ट हो गया ना। बिल्कुल। ठीक है। भैया एक प्रश्न है यहाँ पर मेरा। हाँ जी बताइए। जैसे कुछ सभ्यताएं ऐसी थी जो बहुत शांति प्रिय थी। जी उदाहरण के लिए माया सभ्यता को ले सकते हैं। वहाँ पे युद्ध का किसी तरीके से उन्होंने युद्ध की प्रवृत्ति को और संस्कृति को डेवलप नहीं किया था और बड़े अच्छे से रहते थे भौतिक समृद्धि के साथ। लेकिन जब यूरोपीय गए तो उन्होंने उनकी सारी सभ्यता संस्कृति को खत्म कर दिया, उनके लोगों को भी मार दिया, सभ्यता संस्कृति को भी खत्म कर दिया। तो अगर हम ये मान लें कि कोई ऐसा समाज डेवलप हो जाता है जो इन चीजों से दूर है, और तो वो सरवाइव कैसे कर पाएगा अगर कुछ लोग दूसरे रहेंगे जो युद्ध में विश्वास रखते हैं और शक्ति के बल पे आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। यदि मान लीजिए कोई एक ऐसा समुदाय बनता है ना, तो जिसके जी हाँ। पास सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं है, तो सार्वभौमिक निष्कर्ष नहीं होने के कारण से पूरी मानव जाति उनसे सहमत नहीं होगी और वो समुदाय बनता है ना, मान्यता के आधार पे। और उस समुदाय में ये मान्यता बन जाती है कि युद्ध नहीं करना है, तो उसको बाकी युद्ध करने वाले उसको खत्म कर देंगे। हाँ। तो इसलिए समुदाय चेतना में युद्ध अनिवार्य क्रिया है, ऐसा समझ में आता है। तो तो इसका यदि भैया अब रास्ता क्या प्रश्न है? है कि समुदाय चेतना से मुक्त कैसे हो, तो उन्होंने कहा मुक्त होने के लिए अखंड समाज आना पड़ेगा, मानव जाति को एक होना पड़ेगा। तो मानव जाति एक कैसे होगी? तो मानव जाति एक तभी हो सकती है जब मान्यताओं से मुक्त होकर मानव सार्वभौमिक निष्कर्षों के आधार पे जिएगा। सार्वभौमिक निष्कर्ष जो है वो सहज स्वीकार होते हैं। सार्वभौमिक निष्कर्षों के सामने जो है समुदाय चेतनाओं का विलय होता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने अपनी समुदाय चेतना छोड़ के ये मध्यस्थ दर्शन को स्वीकार किया, किस आधार पर स्वीकार किया? सार्वभौमिकता के आधार पर। मान लीजिए यहाँ भी कोई मान्यताएं होती हैं, तो पता लगा कि हिंदू धर्म में कोई मान्यता थी, उससे हम जीवन विद्या की मान्यता में शिफ्ट हो गए, तो फिर एक जीवन विद्या का एक समुदाय बन जाएगा। और जब समुदाय बनेगा और हम लोग कहेंगे कि हमको लड़ना नहीं है, विरोध नहीं करना है, तो जो लड़ने वाले समुदाय है वो हमको खत्म कर देंगे, है ना, लूट लेंगे, वो कर लेंगे, जो भी कर लेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए हमारे पास मध्य दर्शन के रूप में सार्वभौमिक निष्कर्ष हैं, तो वो शिक्षा में स्वीकारे जाएंगे और शिक्षा में स्वीकारने से पूरे मानव समाज में वो फैल सकते हैं, लोक व्यापीकरण हो सकता है और उससे मानव चेतना का विकास हो सकता है, मानव चेतना में समुदाय चेतनाओं का विलय हो सकता है। ये संभावनाओं को यहाँ पर उन्होंने बाबा जी ने जो है वो समझाने का प्रयास किया। बहुत भैया जी संदीप भैया ने प्रश्न पूछा है कि भैया जनवाद लिखने के पीछे बाबा जी का क्या आशय था? संदीप प्रकाश देवधर। हाँ, तो मैंने तो पहले वही आशय बताया। तो ये जो दर्शन थे ना, मध्यस्थ दर्शन से अस्तित्ववाद जो है, इसमें जो मध्यस्थ दर्शन है वो तो 4 दर्शन में आ गया। अब इन 4 दर्शन के आधार पे जो वाद कैसा होगा, तो वाद को उन्होंने 3 वाद में लिखा। तो उसमें से मानव जाति में 3 प्रकार की चर्चाएं ही मूल रूप से हैं। तो पहला है जिसको भौतिकवाद बोल रहे हैं, तो भौतिकवादी चर्चा है बहुत सारी, है ना।
और दूसरा है जिसको आध्यात्मवादी चर्चा कह रहे हैं, जिसको अपन आदर्शवाद कह रहे हैं। तो ये दो प्रकार की चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं में जो भी समस्या वाली जगह है उनकी समीक्षा बाबा जी ने इन दोनों वादों में करी। और इसके बाद भौतिकवाद का विकल्प दिया उन्होंने, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समाधानात्मक भौतिकवाद के रूप में दिया। और जो अनुभवात्मक आध्यात्मवाद लिखा वो रहस्यात्मक जो आध्यात्मवाद था उसकी जगह उन्होंने जो अनुभवात्मक आध्यात्मवाद ये विकल्प दिया। अब प्रश्न है कि ये तो विकल्प हो गया बौद्धिक स्तर पे, ये जब शिक्षा में जाएगा लोक व्यापीकरण होगा उस विधि से। तो उन्होंने देखा कि जो जन चर्चाएं हैं पूरी मानव जाति में, वो जन चर्चाएं इन्हीं के आधार पे चलती हैं। तो वो जो जन चर्चाएं होती रहती हैं उसके अंतर विरोधी विन्यास को उन्होंने बताया, उससे क्या नुकसान होता है उसको बताया, उसके विकल्प में चर्चा यदि उसकी दिशा बदलती है तो उससे क्या अच्छे परिणाम आ सकते हैं उसको इंगित कराया। तो जनवाद का प्रयोजन यही है कि जो मानव जाति में जन चर्चा है, जन चर्चा किस रूप में है, तो आपस में बातचीत के रूप में है, हम लोग जो सेमिनार गोष्ठी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं उस रूप में है, फिर प्रकाशन पब्लिकेशन के रूप में है, अखबार पत्र पत्रिकाओं के रूप में, और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और इंटरनेट मीडिया है, इसके माध्यम से पूरी मानव जाति में संवाद होता ही रहता है, चर्चा होती रहती है ना, बातचीत होती रहती, वार्तालाप होता ही रहता है। ये निरंतर चलने वाली क्रिया है, ये जागृति के बाद भी रहेगी, है ना। तो जागृति के बाद भी जो ये जो संवाद चर्चा परिचर्चा है ना, या वार्तालाप बातचीत आदि है, उसको कैसे संक्रमित करना है, मानवीयता की ओर कैसे संक्रमित करना है, उसके लिए ये जनवाद लिखा गया। ये स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है। भैया एक चीज पूछना था। हाँ जी बताइए। जैसे इसमें दूसरी लाइन में लिखा है कि सर्वाधिक मानव संघर्ष को नकारते हैं, जबकि सभी को बोलते हुए ये सुना है कि जीवन एक संघर्ष है। ये भी विरोधाभास है, संघर्ष नहीं चाहता है लेकिन वो जीवन एक संघर्ष ऐसा बोलता है। अच्छा। क्योंकि जीना बहुत कठिनाई से हो रहा है ना, इसलिए संघर्ष ऐसा बोलता है। संघर्ष स्वीकार नहीं है उसको। अच्छा। स्वीकार तो उसको ये कि आराम से जिंदगी कट जाए ना। ठीक। और ये जो जीवन एक संघर्ष है, ये आया कहाँ से? तो ये आया भौतिकवाद से, जो संघर्षात्मक जी। तो जो ये कहा गया कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जी। है ना, कि एवरी जो सभी चीजें जो है वो संघर्ष की स्थिति में ही है, द्वंद्व की स्थिति में, ऐसा कहा गया है ना। ठीक है। उसी को कहा कि उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है ना। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो परमाणु के अंदर का है, और जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है जो परमाणु दूसरे के साथ रासायनिक रचना करके जो भी अणु और अणु रचित रचनाओं को बनाता है, उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट है। उसी से मानव का उद्भव हुआ, ऐसा वो मानते हैं ना। जीवन का अस्तित्व तो मानते नहीं, तो इसीलिए मानव परंपरा में भी संघर्ष है, इसलिए मानव के इतिहास में संघर्ष है ना, इसलिए जीवन एक संघर्ष है, ऐसा बोलते। तो इसलिए वो जो लोक व्यापीकरण हुआ, भौतिकवादी तर्क, उसके आधार पे हर आदमी ये कहने लगा जीवन एक संघर्ष है, राजनीति संघर्ष है, व्यापार संघर्ष है ना, पढ़ना संघर्ष है, जीना संघर्ष है, परिवार संघर्ष है, सब कुछ संघर्ष है, क्योंकि भौतिकवाद यही कहता है। जी। एक मिनट थोड़ा सा रुकना, आप लोग थोड़ा आपस में बात करिए। मैं हमारे एक मेहमान आए हैं पुणे से, उनको मैं 1-2 मिनट में विदा कर देता हूँ। तब तक आपस में बात कर सकते हैं आप। जी। योगेश भैया कंटिन्यू कीजिए।
हाँ भैया, लेकिन मेरे पास किताब नहीं है, कुछ चर्चा करनी हो तो हो सकती है। किताब के अलावा कुछ इसके संदर्भ में? हाँ नहीं, किताब नहीं है तो संदर्भ तो मैं कैसे और जो जो चल बताऊंगा। रहा है युद्ध अगर कोई और मुद्दा है तो उस शोषण पर का। बात हो सकती है। जी, हाँ जी। परंपरा में शोषण का जो चल रहा है अभी, सामरिक मुद्दा चल रहा है हाँ चीन का, और जो टीवी मीडिया बता रहे हैं, हाँ जी, दोनों इसमें हो गया है हावी। बिल्कुल भैया। हम्म, पूरी दिशा ही गलत है ना अभी तो, जी पूरी दिशा हर एक चीज में मत। जी भैया। हमको जो अच्छा लग रहा है अभी कि नहीं ये ठीक हो रहा है ना, कहीं पे जैसे कुछ डेवलपमेंट जैसा विकास जैसा दिख रहा है ना, वो भी अल्टीमेटली तो जो है विनाश की सर्वनाश ओर की, ही जा रहे हैं। सर्वनाश की, विनाश नहीं, सर्वनाश की दिशा है। सर्वनाश सर्वनाश, क्योंकि लक्ष्य स्पष्ट नहीं है ना। जी जी भैया। लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, लक्ष्य स्पष्ट नहीं होने से दिशा भी स्पष्ट नहीं होती, दिशा स्पष्ट नहीं होने से कार्यक्रम भी स्पष्ट नहीं होता। फिर जो है लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद के आधार पे जो है चलता रहता है। और फिर जो है आश्वासन देते रहते हैं संघर्ष जीवन है, जीवन है तो संघर्ष है, और संघर्ष है तभी प्रोग्रेस है ना? अगर संघर्ष नहीं करोगे तो विकास नहीं होगा, ऐसा भी बच्चों को बताया जाता है। सुख दुख साथ साथ है। हेलो। जी जी भैया जी। ये जो है इस तरह से है। ठीक है। हाँ ना? जी भैया, बदलना। अभी जन चर्चा को आप देखो ना, यानी जैसे हाँ टीवी में जो अखबार, टीवी में जो हमको ये न्यूज के रूप में जो सुनने को मिलता है, अखबारों में जो पढ़ने को मिलता है ना, हाँ। जी उसमें जी। देखो तो कंप्लीटली प्रिय हित लाभ आधारित, रूप बल धन पद आधारित, कामोन्माद जी भोगोन्माद लाभोन्माद के अर्थ में भय प्रलोभन अर्थ, भय प्रलोभन आस्था, बस इतने में ही ये जो है पूरा आप देखो तो जी निष्कर्ष जी, जो है यही निकलता है। सटीक बैठ रही है हाँ वर्तमान जी। समय में। जी और आदमी इसी में जो है, इसी में से कुछ जी सही जी, ढूंढने का प्रयास कर रहा है ना, जो कभी बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल। नहीं। हाँ हाँ, सही बात। वो कहीं पहुंच ही नहीं रहा है, उसमें सिर्फ बहस हो रहा है, पहुंचेगा ही नहीं, कितना भी टीवी क्यों में ना कर ले। सिर्फ डिबेट हो जा रहा है, कहीं नहीं हाँ, पहुंच रहा है। और ऐसी कितनी भी महामारी क्यों ना आ जाए, ऐसे कितने भी जी लॉकडाउन क्यों ना आ जाए, है ना, जी जी, इंसान ऐसा लगता है कि लॉकडाउन आने के बाद जो है थोड़ा वो जो है उसमें सुधार हुआ, उसको थोड़ा सही ध्यान बात। में आया, है ना, कि प्रकृति के साथ हमको ऐसे रहना चाहिए। ये सब ऊपरी ऊपरी है ना, ऊपर ऊपर इसमें सिर्फ दिखावा। समझ नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, WHO जैसे संस्था का भी ये हाँ सामने आ गया, WHO जैसे संस्था का भी जो वास्तविक रूप है सामने आ गया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। हाँ भैया, हाँ जी, आवाज आवाज साफ आ रही है ना? बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आगे लिखा है उन्होंने कि इस बात से हर व्यक्ति सहमत होता है कि वह मानव है ही, वह मानव ही है ना? इस बात से हर व्यक्ति सहमत होता है, चाहे वो किसी भी फेथ को मानने वाला हो, वो इस बात से सहमत होता है कि वो मानव है। किंतु अपना परिचय जो है वो किसी न किसी वर्ग या समुदाय पहचान के साथ ही देता है ना? मैं हिंदू हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, है ना, या मैं क्रिश्चियन हूँ, बौद्ध हूँ, आदि आदि। तो कह रहे हैं कि ये भी अंतर विरोध का जीता जागता उदाहरण है ना? तो 3 अंतर विरोध हो गए। एक, युद्ध ना चाहते हुए युद्ध की चर्चा में उत्साहित होकर भाग लेना। दूसरा है शोषण ना चाहते हुए शोषणवादी कार्यक्रमों की चर्चाओं में भाग लेना। और तीसरा है कि हर व्यक्ति अपने को मानव तो स्वीकारता है, लेकिन जब वो अपना परिचय देता है तो किसी न किसी वर्ग या समुदाय के साथ ही देता है। तो यह भी अंतर विरोध का जीता जागता उदाहरण है
फिर है आम जन मानसिकता के गति कार्य वार्तालाप के क्रम में यह देखने को मिलता है कि सर्व शुभ होने का कार्य राज धर्म शिक्षा में होना चाहिए। फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि अंतर विरोध होते हुए भी जो मानव जाति में जो वार्तालाप चल रहा है उसमें एक बात जरूर देखने को मिलती है कि जनमानस ये चाहता है कि ये जो सर्व शुभ का कार्यक्रम है ये धर्म राज्य और शिक्षा से होना चाहिए, ऐसा अपेक्षा बना हुआ है। तो ये एक शुभ लक्षण है जिसको अपन कह सकते हैं कि संवाद में। फिर आगे कहा कि जबकि इन तीनों विधाओं में विशेष और सामान्य का प्रभेद बना ही रहता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो तीनों विधाएं हैं जिनको अपन राज्य धर्म और शिक्षा कह रहे हैं, इन तीनों विधाओं में कुछ लोग विशेष रहते हैं, कुछ सामान्य रहते हैं। जैसे जनता को जन सामान्य बोलते हैं ना, और जो नेता लोग हैं वो सब विशेष होते हैं, किसी ना किसी पद में रहते हैं ना। ऐसे ही धर्माचार्य जो है वो विशेष होता है, और जो धर्म को मानने वाले उसके फॉलोअर होते हैं वो सामान्य होते हैं। ऐसे ही शिक्षा में है, जो प्रोफेसर लोग हैं शिक्षा की गद्दियों पे बैठे हैं वो सब अपने को विशेष माने रहते हैं, बाकी सबको। तो कह रहे हैं कि जो विशेष और सामान्य का तात्पर्य यही है, विद्वान मूर्ख, ज्ञानी अज्ञानी, बली दुर्बली, धनी निर्धनी के रूप में मान्यता। इस आधार पे जो है वो सामान्य और विशेष मानते हैं। जैसे मान लो कोई नेता बहुत पैसा कमा लेता है, धनी हो जाता है, तो लोग कहते हैं वो विशेष है, और जो कम नहीं कमा पाते हैं वो सामान्य होते हैं, सामान्य नेता। तो इस रूप में विषमताएं बनी रहती हैं, जबकि जन सामान्य इन्हीं से, बाबा जी कह रहे हैं कि इन्हीं तीनों विधाओं से वो चाहता है कि सर्व शुभ होना चाहिए। लेकिन इन तीनों विधाओं में जो विशेष और सामान्य का भेद विद्वान मूर्ख, ज्ञानी अज्ञानी, बली दुर्बली और धनी निर्धनी के रूप में बना रहता है। यह विशेषकर समुदायगत अंतर विरोध के रूप में देखने को मिलता है। जन चर्चा में यह भी सुनने आता है कि शिक्षा संस्कार आदि चारों परंपरा, शिक्षा संस्कार, राज्य धर्म और व्यापार व्यवस्था, तो कह रहे हैं कि चारों परंपरा ठीक है और इस बात को स्वीकारा जाता है। तो जन चर्चा में लोग ये कहते हैं कि शिक्षा होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, इसको ठीक मानते हैं, ऐसा भी स्वीकारा जाता है। परंपरा सहज विधि से हर मानव संतान किसी न किसी परिवार में समर्पित है, जिसके फलस्वरूप परिवार में रूढ़िगत स्वीकृत खान पान, बोली भाषा, रहन सहन, व्यवहार मर्यादाओं को यथासंभव हर शिशु ग्रहण कर लेता है। तो वो कह रहे हैं कि परंपरा सहज विधि से हर मानव संतान क्योंकि उसका जन्म ही किसी ना किसी परिवार में ही होता है ना, तो इसलिए वो परिवार के प्रति समर्पित रहता है। तो उस परिवार में जो भी रूढ़ी होती है, जो खान पान होता है, जो भी बोली भाषा होती है, रहन सहन होता है या व्यवहार मर्यादाएं होती है, उसको यथावत हर शिशु ग्रहण कर लेता है। इससे कुछ दिनों के बाद शिक्षा संस्था में भाई बहनों, मित्रों, गुरुजनों के बीच में जो कुछ सीखता है, सुनने समझने को, पढ़ने को मिलता है, इन सबको हर बालक अथवा हर विद्यार्थी अपनी ग्रहणशीलता सहज विधि से ग्रहण करता है। युवावस्था को पार करते करते ना धर्मगद्दी, ना धर्म प्रणाली, धर्म रूढ़ियों को स्वीकार कर लेते हैं। किसी न किसी धर्म गद्दी को, धर्म प्रणाली को, धर्म रूढ़ी को स्वीकार कर लेते हैं। इसी के साथ किसी न किसी देश, राष्ट्र, संविधान, भाषा, जाति, चेतना आदि को अपनी पहचान को सजाने के लिए हर युवा प्रौढ़ यत्न प्रयत्न करते हैं। इसके उपरांत इस अवस्था तक जो कुछ भी स्वीकारा रहता है उसके प्रति अपनी निष्ठा को जोड़ लेते हैं। जिन जिन मुद्दों को स्वीकारते नहीं हैं उसमें अपनी निष्ठाएं अर्पित नहीं हो पाती हैं। इसी कारणवश हर समुदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन की दिशा बनी रहती है ना, बनती रहती है। यही मानव परंपरा की विशेषता है। भौतिकता प्रधान दृष्टिकोण से, भोगवादी दृष्टि से मानव को भले ही जीव जानवर कहते हों कि वहाँ कह रहे हैं, इसके बावजूद भी तथ्य यही है कि जानवरों में यथावत पिछली पीढ़ी के सदस्य अगली पीढ़ी के कार्यकलाप एवं प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं।
जबकि मानव पीढ़ी से पीढ़ी भिन्नता व्यक्त होती जाती है। ये समझ में आया ना? ये तथा विचार, कार्य, व्यवहार, सुविधा, संग्रह, भोग, बहुभोग आदि विधाओं में भी परिवर्तन होता आ रहा है। इसकी समीक्षा में पीढ़ी से पीढ़ी अधिकाधिक सुविधा संग्रह में प्रवृत्ति होना देखा जाता है। कट्टरवादिता, अंधविश्वास एवं अन्य अर्थविहीन रूढ़ियों के प्रति पुनर्विचार करने के लिए प्रवृत्ति अधिकाधिक लोगों में उदय होती हुई देखने को मिलती है। इन्हीं तथ्यों से पता चलता है कि मानव जीव जानवरों से भिन्न है। तो ये भी जनचर्चा में एक विरोधी बात को उन्होंने इंगित किया है कि भले वो अपने को जीव जानवर ही कहते हैं भोगवादी दृष्टिकोण से, तो जीव ही माना गया। भौतिकवाद में और आध्यात्मवाद दोनों में ही मानव को भी जीव की श्रेणी में रखा है। लेकिन उसमें कह रहे हैं कि जीव जानवरों में पीढ़ी से पीढ़ी जो है क्रियाकलाप जैसा होता है वैसे ही बना रहता है, लेकिन मानव में पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक प्रकार की भिन्नताएं जो है वो देखने को मिलती है। भिन्नता का जो मूल स्रोत है वो सर्व मानव में प्रकाशित कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता ही है। विगत घटनाओं की स्मृतियों श्रुतियों के आधार पर, विगत घटनाओं की जो भी स्मृति श्रुतियों के आधार पर हर व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को दौड़ाने में समर्थ है ही। इसी क्रम में मानव हर घटना के साथ उचित अनुचित को समझने, औचित्यता के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने, अनुचित के साथ नकारात्मक रवैया अपनाने के लिए अपनी कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग करता ही है। यह सर्व मानव में सर्वविदित है। इस धरती पर आदिकालीन मानव का भिन्न जलवायु में शरीर यात्रा प्रारंभ होना सुस्पष्ट हो चुका है। विभिन्न जलवायुओं में पले, भिन्न रंग रूप होने के कारण मानव से मानव की रंग रूप की विषमता, जिसको हम लोग रंग और नस्ल की विषमता भी कह रहे हैं, उसी के साथ भाषा विषमता के संयोग से विरोधों का प्रदर्शन अहिंसक असंख्य हिंसाओं के रूप में साक्षित है। प्राकृतिक भय, पशु भय, मानव में निहित अमानवीयता यानी हिंसा, शोषण, द्रोह, विद्रोह प्रवृत्ति का भय, अर्थात अथ से इति तक भय के विभिन्न स्वरूपों को परिलक्षित किया गया है और हर व्यक्ति इन्हें परिलक्षित कर सकता है। ठीक है, क्या समझ में आया? कोई एक आध व्यक्ति इसको स्पष्ट करे। जी भैया, आवाज आ रही? आ रही है भैया। अरे इसमें ना मुझे तो बहुत गड़बड़ हो गई है इसमें संध्या। क्या गड़बड़ हो गई? ये ना मेरे पास जो पीडीएफ आया है इसमें मुझे 2 पेज ही नहीं आ रहे। मैं इतनी देर से परेशान हो रही। अभी मैंने पेज नंबर देखा, 3-4 आ रहा है, 5-6 नहीं आया, 7-8 आ रहा है, 9-10 नहीं आया, 11-12 आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया। ये कोई गड़बड़ आ गई पीडीएफ लगता है। हाँ, मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ आ गई है दूसरी होगी। जी, मुझे भी भैया ने जो भेजा है वो उसमें ऐसा ही, इसलिए शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा भी वो आधा तो पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। अभी मैंने कहा ये तो गड़बड़ है, मैं तो बुक भी नहीं निकाल के रखी हूँ। दोबारा पढ़ना पड़ेगा पूरा, या दूसरा पीडीएफ आप भेज दीजिएगा।
तो भैया इतनी दूर तक में ये समझ में आई बात कि भय की ही चर्चा होती आई है जन चर्चा में आज तक, और वो तरह तरह हाँ के भय रहे हैं। हाँ, उससे मुक्ति जिसमें नहीं हो पाए हैं। जिसमें प्राकृतिक भय, पशु भय और मानव में निहित अमानवीयता का भय जो है, हाँ शुरू से अंत तक जो लास्ट में बात कही गई है कि आद से इति तक भय के विभिन्न स्वरूपों को परिलक्षित किया गया है। तो हम्म। जनचर्चा में यही रहा है, चर्चा में कभी वो निर्भयता की बात नहीं आई है। हाँ, तो भी अभयता की भैया। जी भैया, अभय यहाँ अभय 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 और निर्भय दो अलग चीज है। तो किसी के पास वो किताब है क्या, पीडीएफ ऐसी वाली जिसमें सही हो वाद? मेरे पास जो व्यवहारात्मक जनवाद है मेरे पास, एक बार मैं देख लेता हूँ मेरे पास यदि होगा। तो आप कैसे रीड कर रहे हैं? आप बुक से रीड कर रहे हैं? हाँ, मैं किताब से ही कर रहा हूँ। ओह अच्छा। 3 4 5 6 7 8 मेरे पास जो है, इसमें तो है पूरे पेज। तो मैं ये वाली किताब आपको शेयर करता हूँ, कैसे करूँगा? ये कर दीजिए पूरा। मैं 1 मिनट होल्ड करिए आप लोग। जी। योगेश भैया। हाँ जी। जी भैया, ये निर्भय और अभय कैसे अंतर रखता है, थोड़ा सा इसको बता दें। हाँ जी, निर्भय मानी जो है ना, माहौल तो माहौल में तो भय बना हुआ है, माहौल में आतंक है, लेकिन मैं जो है स्वयं जो है ना भयभीत नहीं हो रहा हूँ उससे। जी। किसी भी वजह से मैं उससे जो है हैबिचुएटेड हो गया हूँ या जो भी है। और अभय मानी जो है माहौल ही अभय है, माहौल में ही अभयता है, माहौल में ही डरने वाली कोई चीज ही नहीं है। जी। है ना, जैसे अभयारण्य बोलते हैं ना। जी। अभयारण्य मतलब वहां जो है कोई ऐसी मतलब प्रवृत्ति नहीं होती जिससे किसी को भय हो। जी। है ना, एक जो है माहौल में भय है, लेकिन मैं खुद जो है निर्भय हूँ, मैं नहीं डरता हूँ। और कोई डरता हो अलग बात। मतलब निर्भयता व्यक्तिगत हो गई और अभयता सामाजिक। अभयता तो जो है पूरी जो है, अभयता मतलब जो है माहौल ही जो है ऐसा है कि जहाँ डरने की कोई चीज ही नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है ना। जी भैया। जो जहाँ परस्पर विश्वास वाली बात होती है वहाँ अभयता है। जी भैया। है ना, अभी जो है परस्पर विश्वास नहीं है, इसीलिए तो जो है भय है। कोई ग्राहक व्यापारी के पास जाता है तो भी जो है डरता हुआ जाता है कि वो मुझे कोई गलत चीज ना दे दे या कोई गलत रेट ना दे दे। है ना, आज की तारीख में अगर हॉस्पिटल में जाना है तो भी भय लगता है, डॉक्टर के पास जाना है तो भी, क्योंकि परस्पर विश्वास नहीं है। ठीक बात है संदीप भाई। समझ में आ गया भैया आपकी हाँ आवाज। जी। हाँ जी, हाँ जी, आवाज कट रही है। आपकी आवाज बीच में दब गई थी तो सुनाई नहीं। अच्छा, आवाज दब गई, अब ठीक आ रही है। जी अभी बढ़िया। तो समाज में अभय मानी जो है ना, परस्पर विश्वास वाला वातावरण। भैया इसमें शेयर कैसे होगा? क्या पीडीएफ आवाज फाइल कट रही जैसे है? करना है तो क्या हुआ? योगेश शेयर करने के लिए पूछ रहे हैं क्या भैया? योगेश भैया इसमें पीडीएफ फाइल जैसे शेयर करना है। हाँ जी जी जी। तो हेलो जी राइट कॉर्नर में शेयर नाउ है, वहां पे जाएंगे होगा। और फिर यदि आपने वो राइट कॉर्नर में प्रेजेंट नाउ है ना बटन, एरो टाइप का एक बॉक्स बना है जिसमें तीर का निशान है भाई, उसको दबाएंगे, फिर उससे पूछेगा लोकेशन, उसके बाद लोकेशन शेयर कर देंगे, वहां से किताब। हाँ प्रेजेंट नाउ, हाँ प्रेजेंट नाउ उस पे करें ना। जी। क्रोम टैब है, विंडो है, इंटायर स्क्रीन ऐसा आ रहा है।
तो किस विंडो ले लीजिए भैया, क्रोम टाइप को एक विंडो ले लीजिए बस। एक विंडो में खोल के रख लीजिए किताब को, उस विंडो को शेयर कर दीजिए। विंडो, हेलो, हाँ भैया एक विंडो जी ले भैया। लीजिए। विंडो लें, हाँ जी। और इसको मिनिमाइज कर देना स्क्रीन को, ये जो एक प्रेजेंट स्क्रीन है ना उसको छोटा कर देना। ये किताब कैसे उठाऊंगा? क्या कह रहे हैं भैया? अच्छा, मिनिमाइज कर दूं? मेरे पास है ना वही पीडीएफ अवेलेबल थी। सॉरी मैंने देखा नहीं था उसको, मैं किताब से पढ़ रहा था। मैंने आपको जो शेयर किया ना आज, ये शेयर हुआ भी? संदीप भैया, सुनीता दीदी जी वो पेज नहीं अभी नहीं हुई भैया। 1-2 पेज नहीं है, फिर 5-6 पेज नहीं है, फिर 8-9 पेज नहीं है, इस तरह। मैंने भी देखा, मेरा खुद का कॉपी देखा मैंने, मेरे पास वो एक ही अवेलेबल थी, मुझे भी कहीं से आई थी। मैं तो इससे किताब से पढ़ता हूँ, तो मैंने तो वो देखी नहीं थी पहले। पीडीएफ को कैसे शेयर करूं? भैया ने ग्रुप में शेयर कर अभी दी। दिख रहा है उसमें विंडो में? पहुंच गया है, हाँ जी, पहुंच गया है। नहीं वो जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर उन्होंने, अच्छा। व्हाट्सएप पर कर दिया है उन्होंने। किया वहां से हम लोग जो ले सकते हैं। जी। गुजरात ग्रुप में मैंने डाल दी है, नहीं हुई है? आप वहां से सुन सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, है ना। हाँ, लेकिन अगर कोई गुजरात ग्रुप में नहीं है, सभी लोग हैं ग्रुप में नहीं है तो ये हुआ शेयरिंग, अभी दिख रहा है, पहुंच गया ना? हेलो, अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप में कर दिया मैंने भी, इसमें शेयरिंग कर दिया है। शायद यज्ञेश भाई नहीं होंगे गुजरात ग्रुप में। मिल गया भैया, मिल गया, खुल गया। ठीक है। हेलो, तो हाँ जी, यज्ञेश भाई शायद नहीं होंगे गुजरात ग्रुप में, तो उनको जो है भैया मैंने अभी मैसेज में ना उसका लिंक शेयर किया है, उसको कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे पेस्ट करने के बाद वो लिंक खुल जाएगी, उस पे सारी बुक्स हैं। कहाँ पर लिंक शेयर किया ये आपने? भी किसी का मैसेज आया है कि इनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लीजिए, है ना, रण सिंह परिहार जी को। योगेश भाई आपके पास एक नंबर आया होगा इसमें, उसको भी जोड़ लीजिए व्हाट्सएप, ठीक है। नहीं भैया, अच्छा मैसेज में है, मैसेज बॉक्स में। हाँ जी, हाँ जी, उनको जो है गुजरात ग्रुप में जोड़ देते हैं। हाँ, और जो लोग गुजरात ग्रुप में नहीं है वो भी यहाँ पे नंबर लिख देंगे तो योगेश भाई जोड़ देंगे। शायद यज्ञेश भाई नहीं होंगे। तो हम लोग यहाँ तक आ गए थे, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि भौतिकता प्रधान दृष्टिकोण से, भोगवादी दृष्टि से मानव भले ही जीव जानवर कहते हो, मानव को भले ही जीव जानवर कहते हो कि वह कह रहे हैं, इसके बावजूद भी यह तथ्य है कि जानवरों में यथावत पिछली पीढ़ी के सदृश अगली पीढ़ी के कार्यकलाप और प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यानी वो एक जैसी बनी रहती है। हाँ जी, ये ब्रेक से आप पहले पूछ रहे थे ना, हाँ अभी जो ये अपनी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ब्रेक दिया था, हाँ, इसमें आप पूछ रहे थे ना पहले की क्या क्लैरिटी बनी है। आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही ठीक से। पहले जो इतनी देर में अपन ने पढ़ा है उसमें क्या क्लैरिटी बनी, ये पूछ रहे थे ना आप। हाँ वही तो पूछ रहा था कि आपको क्या स्पष्ट हुआ, ये क्या
एक तो जो अस्मिताएं जिनको बोल रहे हैं ना, हाँ तो उसमें एक तो दो तरह के अंतर्विरोध हैं आदमी में। मतलब हाँ युद्ध चाहता नहीं है लेकिन युद्ध की चर्चाएं हैं, और हाँ शोषण और ये चाहता नहीं है और उसकी चर्चाएं हैं। हाँ तो ये दो तरह की जो पहचान करने के तरीके हैं, बल के आधार पे और धन के आधार पे। हम्म और अभी हम्म फिलहाल जो अपन पढ़ रहे हैं रिसेंट, बिल्कुल वो रूप के आधार पे है, जो हाँ नस्ल और रंग है। हाँ यानी कि रंग और नस्ल के आधार, हाँ रूप के आधार। आपने पूछा था ना कि ये हम नहीं चाहते हुए भी ये कैसे कर रहे हैं। अभी एक मित्र ने अपने सवाल उठाया था कि ये अंतर्विरोध क्यों है। हाँ हाँ अंतर्विरोध हाँ इसलिए है कि मानव जो है ये ज्ञानावस्था की इकाई है, और ये हाँ अपनी उत्पत्ति के टाइम पे जैसे नेचर के अंदर रहा, मतलब पाषाण काल में और उससे भी पहले, तो उसने अपने हाँ आप को शरीर के आधार पर ही पहचाना है। और हाँ भौतिकवाद में भी जो है वो आत्मा की उन्होंने बात की है, परमात्मा की बात की है, लेकिन वो उसको रहस्य में छोड़ गए। और वो भौतिकवाद रहस्य में पढ़ बात है रहा, वो हाँ। तो है ही मतलब वस्तु केंद्रित। ये जैसे हम्म। में आगे बढ़ेंगे तो अपने को ये समझ में आएगा कि बेसिकली आदमी को जीवन और शरीर के रूप में, और जीवन प्रधान ये अभिव्यक्ति है, ये पहचाना नहीं जा सकता है। हम्म और ना ही ये पहचाना नहीं जा सकता, इसलिए शिक्षा में नहीं आ सकता। और दूसरी जो हमारी जो गद्दियाँ हैं उनके अंदर इसका सिलेबस नहीं जा सकता। तो इसलिए ये भगवान का हम्म। आगमन आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब। कोई बात नहीं, इसको आप जारी रखिए। अब अभी तक आ रही थी, बीच में गैप गैप आ गया है ना। हो सकता है कुछ हो जाए हमारे तो वो ये जो चार चार प्रकार के अंतर्विरोध हो गए, उसके बाद ये पांचवें प्रकार का अंतर्विरोध है जिसको उन्होंने बोला है नहीं, कि तीसरा वो बोल रहे जीव हैं। जानवर मानते हैं। पांचवा नहीं, अभी तीसरा बोल रहे हैं। पहले नहीं, पहला अंतर, बल के पहला आधार तो पे युद्ध का हुआ, दूसरा युद्ध का मतलब बल हो हाँ गया ना। युद्ध का मतलब हाँ बल हो गया। उसके बाद धन का मामला आया, संग्रह वाला मामला। और अभी शरीर के रंग और इसके ऊपर बोल रहे थे, रूप की बात कर रहे हैं शायद। हाँ। तीन ही मुद्दे हुए ना अभी तक। और बुद्धि के आधार पे भी हो गया, आ चुका है बुद्धि का सामान्य मतलब। और विशेष के रूप में। हाँ, पांच है ना, रूप पद बल धन बुद्धि, है ना, उसके आधार पे भी हो गया। ठीक है। इसमें मुख्य इसलिए एक जो कहा चीज कि आई हर है अभी तक, कि वो जो एक जनवाद का पहला मुद्दा जो है ना, वो एक निकल के आया था। हम्म क्या था वो? हम्म। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हाँ जी। मैंने। जन चर्चा का मुद्दा पहला निकल के आया था ना। हम्म। आज इनफैक्ट मेरे पास वो किताब नहीं है हमारे वाली। कोई बात नहीं। भैया वो इसमें जो ये भी है पहला चर्चा का, भैया, जी इसमें इसमें एक ये भी है ना कि जो ये परंपरा है उसको ठीक मान लिया गया। मतलब जो हाँ मतलब जो शिक्षा संस्कार और ये राज्य धर्म व्यापार व्यवस्था ये ठीक है, ये इस बात को स्वीकारा जाता रहा है। जबकि मतलब परंपरा सहज विधि से हर मानव संतान मतलब जो परंपरा में है उसको एज इट इज ग्रहण करता रहा है, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाया क्योंकि वो भय से युक्त था। ये एक मतलब परंपरा को मान लेना जबकि वो समुदाय है, परंपरा नहीं है, या जो परंपरा में हाँ कंटेंट है वो भय का है, मतलब उसको ठीक मान हम्म। लिया गया है। वो एक कारण रहा है जिसकी वजह से अभी तक परिवर्तन होता रहा है और ये आगे तब तक होता रहेगा जब तक परंपरा जागृत नहीं हो जाएगी।
मानव परंपरा मतलब नहीं तो होनी वही चाहिए। जो, हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये भी एक मुद्दा था कि जो आपने अभी पढ़ के बताया ना, कि जो शिक्षा संस्कार, राज्य, धर्म आदि व्यवस्थाएं वो ठीक हैं, इस बात को स्वीकारा हुआ है। और इसी के कारण से जो मानव संतान है वो किसी न किसी परिवार में समर्पित रहता है, और वो जो परिवार है उस परिवार में जो कुछ भी आचरण, बोली, भाषा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन आदि जो कुछ रहता है उसको वो स्वीकार कर लेता है। लेकिन इसमें एक और बात आ रही है कि इस स्वीकृति के साथ साथ उसमें कल्पना से कर्म स्वतंत्रता, बस उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। फिर वो एक विरोधाभासी बात को फिर से वो सामने बता रहे हैं कि वो मानव को जो है जानवर या जीव बोलते हैं, लेकिन जीवों में तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक जैसा क्रियाकलाप प्रवृत्तियां बनी रहती हैं, जबकि मानव में परिवर्तनशील होती रहती है। इस जगह पे हम लोग आ गए थे, यहां तक हमने पढ़ लिया था, है ना। जबकि मानव परंपरा में पीढ़ी से पीढ़ी भिन्नताएं व्यक्त होती ही रहती हैं, तथा विचार, कार्य, व्यवहार, सुविधा, संग्रह, उपभोग, बहुभोग आदि विधाओं में भी परिवर्तन होता ही रहा है। इसकी समीक्षा पीढ़ी से पीढ़ी अधिकाधिक सुविधा संग्रह में प्रवर्तित होना देखा गया। फिर है कट्टरवादिता, अंधविश्वास और अन्य अर्थविहीन रूढ़ियों के प्रति पुनर्विचार करने की प्रवृत्तियां अधिकाधिक मानव में उदय होती हुई देखने को मिलती है। इन्हीं तथ्य से पता लगता है कि मानव जीव जानवर से भिन्न है, और भिन्नता का मूल स्रोत जो है सर्व मानव में प्रकाशित कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता ही है। विगत घटनाओं की श्रुति स्मृतियों के आधार पर हर व्यक्ति अपनी कल्पनाशीलता को दौड़ाने में समर्थ है। इसी क्रम में मानव हर घटना के साथ उचित अनुचित को समझने, औचित्यता के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने, अनुचित के साथ नकारात्मक रवैया अपनाने के लिए अपनी कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग करता ही है। यह सर्व मानव में सर्वविदित तथ्य है। यह सर्व मानव में सर्वविदित तथ्य है। इस धरती पर आदिकालीन मानव का भिन्न जलवायु में शरीर यात्रा प्रारंभ हुआ। जो अभी आप रूप की बात कर रहे थे, तो विभिन्न जलवायु में रहने के कारण उनका रंग और नस्ल, रंग और रूप जो है वो भिन्न भिन्न हो गया। इसके कारण से विषमता बनी, और इसके साथ भाषा की विषमता भी रही, क्योंकि अलग अलग भाषाएं जो है वो बनी रही। तो साथ साथ भाषा की विषमता के संयोग से विरोध प्रदर्शन असंख्य हिंसाओं के रूप में, मतलब ये भाषा के आधार पे भी हिंसा हुई है, रंग के आधार पे भी हुई है, और रूप यानी नस्ल के आधार पे भी हिंसा हुई है। असंख्य हिंसाओं के रूप में साक्षित है। और इन्हीं हिंसाओं के कारण से मानव में ये सब भय देखने को मिलता है, जिसको अपन कह रहे हैं प्राकृतिक भय, पशु भय, मानव में निहित अमानवीयता का भय, अत से इति तक भय के विभिन्न स्वरूपों में परिलक्षित हुआ है, और हर व्यक्ति इन्हें परिलक्षित कर सकता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर है विभिन्न मानव कुल और परंपराओं का विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में प्रारंभ होना एक नियति सहज विधि है। इसी आधार पर भिन्न भिन्न मानसिकताओं का होना स्वयं साक्षित है। इसे हर व्यक्ति अपनी संतुष्टि के लिए अथवा निश्चयन के लिए सर्वेक्षित कर सकता है। इसी मानसिकता के क्रम में भय पीड़ित अथवा प्रताड़ित मानसिकता ही सर्वप्रथम व्यक्त होने, करने, कराने का अवसर और आवश्यकता समीचीन रही है। इसका साक्ष्य यह है कि हर भाषा में भय संबंधी कथन, कथा चर्चाओं के रूप में प्रकाशित होता हुआ दिखाई देखने को मिलता है, प्रकाशित होता हुआ दिखाई पड़ता है। साथ ही अभयता की अपेक्षा हर पीढ़ी में रहती आई है। तो जितने भी प्रकार के स्क्रिप्चर्स हमको मिलते हैं उन सब में भय से संबंधित घटनाएं मिलती हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, उन सब में भय से संबंधित जो है कथन, परिचर्चाएं, चर्चाएं, कथा आदि का उल्लेख मिलता है। और बाबा जी कह रहे हैं कि इसके बावजूद भी ये सब भय बना हुआ है, भय की चर्चा है, इसके बावजूद भी अभयता की अपेक्षा हर पीढ़ी में बनी रहती है, और हर पीढ़ी अभयता से परिपूर्ण होने में असमर्थ रहते ही आई है। तो ये भी एक विरोधाभास है कि भय में जी रहे हैं, भय की चर्चा कर रहे हैं,
और चाहते हैं कि हम अभय हो जाएं, है ना। और इसमें असमर्थ रहते ही, और अभी तक अभय जो है वो हुआ नहीं। आदि मानव में और अत्याधुनिक मानव में इतना ही परिवर्तन दिखाई देता है कि प्राकृतिक भय और पशु भय का प्रभाव हो गया है, लेकिन मानव में निहित अमानवीयता का जो भय है वो पराकाष्ठा की ओर होना प्रकाशित है। यहाँ उल्लेखनीय मुद्दा यही है कि युद्ध जैसे परम दुष्ट कृत्यों को विकास का आधार मान लेना अथवा मनवा देना अत्याधुनिक युग का दबाव और पीड़ा है। यहाँ पे यहाँ तक पहुंच गया मामला। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे क्या? या कल इसको पढ़ेंगे? अभी तक जितना हुआ उसी पे चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि आज हम लोग यहीं पे रुक सकते हैं, इसी पे और चर्चा हो सकती है। तो पहली ये बात की कि मानव जो है वो भय प्रलोभन संघर्ष से मुक्ति चाहता है और आस्था से विश्वास का प्रमाणीकरण चाहता है। दूसरा मुद्दा ये कि मानव लाभोन्माद भोगोन्माद से मुक्ति चाहता है और इनका विकल्प चाहता है। तीसरा है मानव शासन से मुक्ति चाहता है और व्यवस्था का ध्रुवीकरण चाहता है। फिर इसके बाद ये कहा कि पूरा इतिहास जो है वो इसी से गुजरता हुआ दिखता है, भय प्रलोभन आस्था और संघर्ष से गुजरता हुआ दिखता है। फिर जो भी व्यवस्थाएं रही हैं उन सब में भी ये बना रहा है ना, धर्म नैतिक अर्थनैतिक या राजनीतिक जो भी व्यवस्थाएं रही हैं परंपरा में, उन सब में भी यही चारों चीजें हैं, भय प्रलोभन आस्था संघर्ष, ये सब दिखता है। फिर इसके बाद ये कहा कि शिक्षा संस्कार सहज जो वस्तु पद्धति का जो निर्धारण निश्चित सार्वभौमता और सार्थकताओं के अर्थ में देखने को नहीं मिला है ना। अभी तक जिसको अपन कह रहे हैं सार्वभौमिकता और सार्थकता, ये दोनों का पहचान जो है शिक्षा संस्कार के माध्यम से निकला नहीं। फिर ये कहा कि सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था और आचार संहिताओं का ध्रुवीकरण और निश्चयन नहीं हुआ है। तो इसलिए यह जन चर्चा का मुद्दा है। इन सभी मुद्दों पर सार्थकतापूर्ण निश्चयन से जन चर्चा को सूत्रित रूप में प्रस्तुत करने के लिए ग्रंथ है। फिर इसके बाद ये कहा कि मानव परंपरा में धर्म राज्य अर्थ और शिक्षा संबंधी जो भी प्रयास हुए हैं उसमें सार्वभौमिक निष्कर्ष को पाने का प्रयास तो बना ही रहा है, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली है। और सफलता नहीं मिलने का एकमात्र कारण जो है, उन्होंने कहा कि मानव को एक इकाई के रूप में देखने, समझने, अध्ययन क्रम में सजाने, व्यवहार व्यवस्थागत कार्यकलापों को साकार करने की दिशा में जो प्रयास हैं वो नगण्य हुए हैं। तो मानव को एक इकाई के रूप में नहीं माना है ना, इसलिए भी ये समस्या बनी। फिर लिखा है कि हर समुदाय में अपनी अपनी संस्कृति सभ्यता की मान्यताओं के आधार पर स्थापित हो गए हैं और ऐसे बहुत सारे समुदाय हो गए हैं, उनमें जो है अपनी सांस्कृतिक अस्मिताएं समानांतर रूप में हो गई। इसी कारण से उनमें टकराव होता है और यही टकराव वाद विवाद झंझट युद्ध लड़ाई झगड़े में है ना बढ़ता जाता है और इसके कारण से उन समुदायों के अंदर जो है सामरिक अस्मिताएं जो हैं वो जन्म लेती हैं और सामरिक अस्मिताओं को बनाए रखने के लिए उनका प्रकाशन, उनका प्रदर्शन जो है रोमांचक विधि से किया जाता है ताकि पीढ़ी से पीढ़ी जो है सामरिक प्रवृत्ति की स्वीकृति बनी रहे, है ना। इसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि मानव युद्ध ना चाहते हुए भी युद्ध की चर्चा में उत्साह से भाग लेता है और इसी प्रकार उन्होंने कहा कि शोषण ना चाहते हुए शोषणवादी जो गतिविधियां हैं उनमें भी उत्साह से चर्चा करता हुआ दिखता है और ये मानव में अंतर विरोधी विन्यास है या अंतर विरोधी मुद्दे हैं। इसके बाद कहा कि इस बात से हर व्यक्ति सहमत होता है कि वह मानव है, किंतु जब भी वो अपनी पहचान बनाता है तो किसी न किसी
वर्ग या समुदाय के रूप में वो पहचान बताता है। तो ये भी एक अंतर विरोधी मुद्दा है कि वो स्वीकार तो ये करता है कि वो मानव है, लेकिन जो अपनी पहचान बनाए हैं वो वर्ग और समुदाय के रूप में बनाए हुए हैं। तो कह रहे हैं कि यह भी अंतर विरोध का जीता जागता मुद्दा है। फिर आगे कहा कि आम जन मानसिकता के गति कारवार्ता क्रम को देखने से पता लगता है कि सभी लोग ऐसा मानते हैं कि जो सर्वशुभ है वो धर्म गद्दी, राजगद्दी या शिक्षा से ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बाबा जी ये कह रहे हैं कि लेकिन इन तीनों गद्दियों में जो है ना सामान्य और विशेष का प्रभेद बना हुआ है। सामान्य और विशेष के प्रभेद को कह रहे हैं कि विद्वान मूर्ख, ज्ञानी अज्ञानी, बली दुर्बली, धनी निर्धनी के रूप में जो है बना है। इसीलिए उसका सार्वभौमिकरण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये कम से कम 2 भागों में बट गया है ना, तो उसके कारण से बहुत सारी विषमताएं आ गई हैं। और ये विषमताएं विशेषकर समुदायगत अंतर विरोध के रूप में देखने को मिलती है। तो ये जो हर व्यक्ति अपने को ये सहमत होता है कि वो मानव है, लेकिन उसकी जो पहचान है वो किसी न किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा आदि, मत पंथ आदि के आधार पर रहती है। इसके कारण से ये अंतर विरोध दिखता है। और फिर ये कहा कि जनमानस ऐसा चाहता है कि राज धर्म शिक्षा से ये ठीक होना चाहिए, लेकिन ये जो धर्म राज जो शिक्षा है उसमें भी जो है सामान्य और विशेष के रूप में वर्ग बने ही रहते हैं। उसके कारण से उसमें अंतर विरोध देखने को मिलता है। फिर आगे ये कहा कि जनचर्चा में यह भी सुनने को आता है कि शिक्षा संस्कार आदि चारों परंपरा यानी शिक्षा संस्कार, राज्य, धर्म और व्यापार व्यवस्था ठीक तो हैं और इस बात को स्वीकारा जाता है। परंपरा सहज विधि से हर मानव संतान किसी न किसी परिवार को समर्पित रहता है। फलस्वरूप परिवार में रूढ़िगत स्वीकृत खान पान, बोली, रहन सहन, मर्यादा या व्यवहार को शिशु ग्रहण कर लेता है ना। फिर इसके बाद वो कुछ अपने गुरुजनों, मित्रों से आदि से कुछ सीखता है, ग्रहण करता है। फिर युवावस्था तक आते आते या प्रौढ़ावस्था तक आते आते वो किसी न किसी धर्म गद्दी से, धर्म प्रणाली से, धार्मिक रूढ़ी से उससे जुड़ जाता है, या किसी देश से, राष्ट्र से, संविधान से, भाषा से, जाति चेतना आदि से अपनी पहचान को स्थापित कर लेता है। फिर इसके बाद ये कहा कि इसके उपरांत इस अवस्था तक जो कुछ भी स्वीकारा रहता है उसके प्रति अपनी निष्ठा को जोड़ लेता है। जिन जिन मुद्दों को स्वीकार्य रहता है उसमें निष्ठाएं अर्पित होती हैं। इसी कारण बस हर समुदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन की दिशा बनी रहती है और यही मानव परंपरा की विशेषता भी है। भौतिकता प्रधान दृष्टिकोण से, भोगवादी दृष्टि से मानव को भले ही जीव जानवर कहते हों कि वह इसके बावजूद भी यह तथ्य यही है कि जानवरों में तो यथावत पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ी में है ना क्रियाकलाप और प्रवृत्तियां एक जैसी रहती हैं, लेकिन मानव में ये बदलती जाती है ना। इसी को कह रहे हैं कि कर्म स्वतंत्रता बस या कल्पनाशीलता बस ऐसा होता है। इसी क्रम में मानव जो है हर घटना के साथ उचित अनुचित को समझने, औचित्यता के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने, अनुचित के प्रति रवैया आने के लिए अपनी कर्म स्वतंत्रता का प्रयोग करता ही रहा है। फिर है कि मानव में यह सर्वविदित तथ्य है कि इस धरती पर आदिकालीन जो मानव है वो जलवायु की भिन्नता से ही प्रारंभ हुआ है, इसीलिए उनमें रंग और रूप का भेद देखने को मिलता है। और ये जो रंग रूप की विषमता और भाषा की विषमता, इसके कारण से उनमें विरोध दिखता है और विरोध के कारण से हिंसा दिखती है ना, और हिंसा के कारण से मानव जो है भयग्रस्त दिखता है। वो कह रहे हैं कि आदिकाल से ही मानव प्राकृतिक भय, पशु भय और मानव में निहित अमानवीयता के भय से त्रसित रहा है, जो पूरे इतिहास में परिलक्षित होता है, हर व्यक्ति में भी ये दिखता है। फिर कहा कि भिन्न भिन्न मानव कुल परंपराओं का भौगोलिक परिस्थितियों में आरंभ होना एक नियति सहज विधि है। इस आधार पर भिन्न भिन्न मानसिकताओं का होना साक्षित है, जिसे हर व्यक्ति अपनी संतुष्टि के लिए अथवा निश्चयन के लिए सर्वेक्षण कर सकता है। इसी मानसिकता के क्रम में भय पीड़ित अथवा प्रताड़ित मानसिकता ही सर्वप्रथम व्यक्त होता है,
व्यक्त होने, करने, कराने का अवसर और आवश्यकता समीचीन है। इसका साक्ष्य आज भी हर भाषा में भय संबंधी कथन, कथा, परिकथा तथा चर्चाओं के रूप में प्रकाशित होता हुआ दिखाई पड़ता है। साथ साथ अभयता की अपेक्षा हर पीढ़ी में रहती है। ये सब वर्णन होते हुए भी अभयता की अपेक्षा हर पीढ़ी में रहती आई है और हर पीढ़ी अभयता से परिपूर्ण होने में असमर्थ रहते ही आई है। आदि मानव में एवं अत्याधुनिक मानव में केवल परिवर्तन इतना ही दिखता है कि प्राकृतिक भय, पशु भय का प्रभाव कम हो गया है। जैसे जैसे ये अभी तो जैसे कोरोना आया तो ऐसा लग रहा है कि पशु भय ज्यादा है जैसे जैसे ये भय कम हुए हैं, निहित अमानवीयता का भय पराकाष्ठा की ओर है। तो ये कोरोना का भय भी मूलतः अमानवीयता का ही भय है, क्योंकि अमानवीय प्रवृत्तियों के कारण से ये वायरस जो है वो पैदा किया गया है। तो जैसे जैसे ये भय कम हुए, मानव में निहित अमानवीयता का भय पराकाष्ठा की ओर प्रकाशित हुआ। यहाँ उल्लेखनीय मुद्दा यही है कि युद्ध जैसे परम दुष्ट कृत्यों को विकास का आधार मान लेना, मनवा देना अत्याधुनिक युग की दबाव और पीड़ा है। तो अभी यहाँ रुकते हैं, कल इससे आगे अपन पढ़ेंगे। अभी इसमें कुछ और चर्चा करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो अभी यहाँ रुकते हैं। ठीक है भैया। हाँ सुनीता दीदी कुछ बताइए कुछ। नहीं ठीक है। क्या पकड़ में आया? अच्छा, पकड़ में आया। तो मानव की जो मानसिकता है उसकी चर्चा है। तो दो मुख्य जो उसमें आधार है कि मानव को शरीर के आधार पे विविधता में पहचाना गया, और जो विविधता का कारण मुख्यतः ना वो वहाँ का भौगोलिक परिस्थितियां रही। इसी के आधार पे अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों की अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन के ढंग, वो सब डेवलप हुए। और दूसरी बात ये कि इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं रही चार तरह की, राज्य, धर्म, शिक्षा और व्यापार, इन चारों के आधार पे मानव जीवन चलता रहा और उनको आधार भी रहा मानव के जीवन के लिए। और जो भय रहा, भय मुक्त हो नहीं पाया, तो भय के आधार पे चलने के कारण इन सबको स्वीकारा भी। मतलब समुदाय को इसीलिए मुझे वो भय मुक्त होना चाहता था। हाँ, अजीत जी ने जो कहा था ना, रूप, पद, बल, धन, इसके आधार पे मानव ने जो मान्यताएं स्थापित करी ना, उसके कारण से जो ये विषमताएं पैदा हुई। रूप की विषमता जो रंग और नस्ल के रूप में है ना। पद की विषमताएं जो सामान्य और विशेष के रूप में है। फिर बल की विषमताएं है ना, और इसके बाद धन की विषमताएं, फिर बुद्धि के आधार पे भी विषमताएं है ना। तो ये सब विषमताएं के कारण से मानव में आपस में संघर्ष, विरोध रहा, उसके कारण से युद्ध रहा। युद्ध को प्रतिष्ठित करते रहे, युद्ध ना चाहते हुए युद्ध की चर्चा करते रहे। और युद्ध क्योंकि एक विकास का आधार बन गया, इसलिए युद्ध को बनाए रखने के लिए शोषण एक अनिवार्य हो गया। तो शोषण ना चाहते हुए शोषणवादी कृत्यों में भी मानव में जो है वो देखने को मिला। तो ऐसे 4-5 प्रकार के अंतर विरोधों को बाबा जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। और फिर ये भी कहा है कि इनसे मुक्ति चाहता मानव। और ये भी कहा है कि मुक्ति की अपेक्षा बनी ही रहती है मानव में, ऐसा नहीं है। अभयता चाहता ही है, मुक्त होना चाहता ही है। और वो ये भी उसमें स्वीकृत है कि ये सब जब भी ठीक होगा तो शिक्षा, राज्य और धर्म व्यवस्था से ही होगा। तो ये स्वीकृति बनी रहती है। जबकि ये सब असफल हुई हैं, फिर भी ये स्वीकृति रहती है कि ठीक होगा तो शिक्षा से ही होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज इतना ही, कल फिर और बात करेंगे। अर्चना बहन कुछ बोलना है तो आप भी बोल सकते हैं, या बस भास्कर भाई, अर्चना बहन, भरत भाई। भैया सीक्वेंस समझ में आ रहा है? और हरिओम हरिओम। क्रम समझ में आ रहा है? पहले अर्चना बहन। हाँ हाँ, आप बताया ना कि 2-3 बार
2-3 बार भैया वो रिवाइज हो हाँ, गया तो बोलिए। पूरा अनुक्रम जैसे ना स्पष्ट हो रहा है। बहुत हेलो? बढ़िया। हाँ हाँ, सुना ना आपने, 2-3 बार रिवाइज हो गया है, इसलिए अनुक्रम हाँ स्पष्ट हो गया, हाँ सारी बात ठीक स्पष्ट हो रही है। हम्म, ठीक बात, ठीक है। ठीक है। हाँ, और कौन बोल रहे थे? भास्कर भाई कुछ बोल रहे थे? भरत अर्चना भाई बहन बोल रहे आजकल थे दिल्ली में हो क्या आप? हैं? अर्चना बहन से पूछ रहा था, दिल्ली में है क्या आजकल? हेलो, हेलो, लखनऊ में है वो। अच्छा लखनऊ। ना भैया इस में है समय आज, लखनऊ गुड़गांव में है। भैया इस समय गुड़गांव में है। अभी गुड़गांव में। हाँ। कहाँ पहुंचे हैं?